बिलाखिर 20 जनवरी 2021 को अमरीका की 49% अक़लियत पर 51% अक्सरियत की आमरीयत को नाफिज कर दिया गया। इस दिन वाशिंगटन शहर बिल्कुल वैसा ही मंजर पेश कर रहा था जैसा मंजर बगदाद और काबुल में अमरीकी हमलों, खूनरेज लड़ाई और कत्लेआम के बाद होने वाले इलेक्शनों में मुंतखब हुक्मरानों की तकरीब हलबर्दारी के वक्त था। आज तारीख का ये मुगालता और गलत फहमी भी दूर हो गई कि जमहूरी निज़ाम अपने अंदर इतनी ताकत रखता है कि वो अपने तसलसल को कायम रख सके। जो बाइडन का ये फिक्रा कि आज जमहूरियत की फतह हुई है, जदीद इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फरेब नजर है। दरअसल इस दिन जमहूरियत के करीब चेहरे से आखिरी नकाब उल्टा है और उसके पीछे छुपी हुई रियासती मशीनरी की फतह हुई है। जो लोग गुज़श्ता 100 साल से दुनिया को ये दर्ज दे रहे थे कि जमहूरियत इंसानी फितरत से करीब तरीन निज़ाम है, इसमें दरअसल अवाम की हुकूमत कायम की जाती है, आज उनका तमाम इल्म, फलसफा और दलाइल उनके मुंह पर उलट दिए गए। सोचता हूं कि अगर अमेरिका में कोई पीडीएम बनी होती और ऐसे हालात में कोई मरियम नवाज जलसे में खड़े होकर कहती कि अगर रियासती मशीनरी के करता धरता जो बाइडन के पीछे से हट जाएं तो ये खुद ब खुद इक्तदार से महरूम हो जाएगा, और अगर उस अमरीकी जमहूरियत की मरियम नवाज के कहने पर रियासती मशीनरी पीछे हट जाती तो जो बाइडन की हलफबरदारी का ख्वाब कभी पूरा ना होता। वो लोग जो उछल उछल कर सवालात किया करते थे और जोरों शोर से कॉलम तहरीर किया करते थे कि तुम मुसलमान जिस ख्वाबों की दुनिया में रहते हो, जिस निशाते सानिया की बातें करते हो, वो नाफिज कैसे होगा, तो हमारा एक ही जवाब होता था कि जैसे बाकी तमाम निज़ाम बज़ोरे कुव्वत और बज़ोरे ताकत दुनिया पर नाफिज किए जाते हैं, वैसे ही एक दिन जब मुसलमानों का एक नजरियाती जमे गफीर इस काबिल हो गया कि उसके सामने रियासती मशीनरी सरनिगूं हो गई, तो खिलाफत का निज़ाम बहुत आसानी से नाफिज भी हो जाएगा और वो अपना तसलसल भी बरकरार रखेगा। रियासती कुव्वत नाफिजा इसके खदोखाल तय करेगी, इसमें राय देने के काबिल अफराद मुल्क के तूलो अर्ज में मुनज़्ज़म करेगी। उनकी राय एक इलेक्टोरल कॉलेज की राय की तरह होगी जिसमें एक खलीफा चुना जाएगा, जिसके बाद उसकी बैत आम का निफाज होगा। इसलिए ये खलीफा 51% नहीं बल्कि 100% लोगों का मुत्तफिका रहनुमा और लीडर होना चाहिए। ऐसा कुछ किस कदर आसान है अगर रियासती मशीनरी या कुव्वत नाफिजा ऐसा करना चाहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियासती मशीनरी ने डोनाल्ड ट्रंप को 2017 में सदारत की कुर्सी पर बिठा दिया था। हालांकि 51% वोटों की अक्सरियत हिलरी क्लिंटन के पास थी। दुनिया के किसी मुल्क में आज तक जमहूरियत अज खुद नाफिज नहीं हुई। इसे बज़ोरे कुव्वत ताकत और रियासती मशीनरी की कुव्वत नाफिजा के बलबूते पर अवाम पर एक निज़ाम के तौर पर मुसल्लत किया गया। बरे सगीर पाको हिंद में बरतानवी गलबे और कुव्वत इक़्तिदार के बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शनों से लेकर लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंतखाबात तक अगर 9 आबादियाती रियासती मशीनरी जमहूरी इदारे न बनाती तो क्या आज इस खित्ते में जमहूरियत नाम की चिड़िया मौजूद होती। इस खित्ते की आखिरी बड़ी मुसल्ला अवामी लड़ाई 1857 की जंग आज़ादी थी, जो जमहूरियत नहीं बल्कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी गई थी। इसी बड़े सगीर पाको हिंद के पड़ोस में इतने ही बड़े मुल्क चीन में मौज़े तंग कम्युनिस्ट इनकलाब के लिए मुसल्ला जिदोजहद कर रहा था। चीन वाले अपनी ही कौम के बादशाहों के खिलाफ लड़ रहे थे और हिंदुस्तानी गैर मुल्की आकाओं के खिलाफ। 1947 में बरतानिया ने 2 जमहूरी रियासतें छोड़ी और 1949 में मौज़े तंग का कम्युनिस्ट चीन वजूद में आया। बरतानिया ने मुल्क छोड़ने से पहले इस खित्ते को 3 चीजें तोहफे में दी, एक फौज, दूसरी ब्यूरोक्रेसी और तीसरी जमहूरी अशराफिया। जहां जहां उसने जमहूरियत नाफिज करना चाही वहां वहां ये नाफिज रही। यही वजह है कि 2 मुल्क पाकिस्तान और भारत आजाद हुए, लेकिन उनके साथ 550 से ज्यादा शहजादगी रियासतें भी आजाद हुईं। इन रियासतों में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम नाम को भी ना था, लेकिन आज़ादी के बाद दोनों मुल्कों की कुव्वत नाफिजा यानी रियासती मशीनरी ने इन 550 रियासतों को भी जमहूरी निज़ाम की लपेट में ले लिया। अगर 1947 में दोनों मुल्कों की कुव्वत नाफिजा यानी रियासती मशीनरी ये फैसला करती कि इन 550 रियासतों को जमहूरी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनाना, तो आज खान ऑफ कल्लात का बेटा वहां का गैर जमहूरी हुक्मरान होता और बहावलपुर का नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी बगैर किसी इलेक्शन के वहां का अमीर और मियां गुल औरंगजेब का बेटा नस्लन वाले सवात होता। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम, वर्ल्ड बैंक और IMF के आलमी मालियाती निज़ाम के बाद बड़ी आलमी ताकतों ने ये फैसला कर लिया था कि दुनिया का हर मुल्क 3 बुनियादी तकाज़े जरूर पूरे करेगा: कागजी करेंसी और स्टेट बैंक,
آئین اور آئین کی جمہوری حکمرانی اور ریاستی حدود کا تقدس۔ یہی وجہ ہے کہ جس ملک میں جمہوریت نافذ نہ ہوتی، یہ عالمی طاقتیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس پر کود پڑتیں، اسے فتح کرتیں اور وہاں جمہوریت نافذ کر کے دم لیتیں۔ عراق کا صدام حسین اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ پاکستان کی موجودہ جمہوریت اور جمہوری تسلسل بھی اسی قوت نافذہ کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ اگر صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان 1 یونٹ توڑ کر 5 صوبے نہ بناتا اور ملک میں 1970 کے الیکشن نہ کراتا تو اس ملک میں کون سا لیڈر اتنا زور بازو رکھتا تھا کہ اقتدار پر قبضہ کر کے جمہوریت نافذ کر دیتا؟ اب ذرا اس کیفیت کو ایک لمحے کے لیے بدل کر دیکھیں۔ اگر یحییٰ خان ایک نظریاتی کمیونسٹ ہوتا، اور پھر یہ تو وہ زمانہ تھا جب پاکستان کا دانشور، ادیب اور صحافی طبقہ اس ملک میں کمیونسٹ انقلاب کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان اقتدار میں آنے کے بعد تمام ملیں، کارخانے اور بینک قومیاں لیتا اور ملک میں مکمل کمیونسٹ نظام نافذ کر دیتا۔ امریکی سامراج کو رخصت کر کے سوویت یونین کے ساتھ پینگے بڑھا لیتا تو اس ملک کا ہر عظیم شاعر، لکھاری اس کی شان میں قصیدے پڑھتا، حبیب جالب اس کے دستور کو بخوشی مانتا، فیض احمد فیض اسے داغ داغ اجالے کی بجائے صبح امید کہتا، سید سبط حسن سے لے کر سجاد ظہیر تک اور عابد حسن منٹو سے لے کر سی آر اسلم تک کون ہوتا جو اس جنرل یحییٰ خان کے کمیونسٹ انقلاب کا پرچم نہ تھامتا؟ بات اتنی سی تھی کہ یحییٰ خان کے رنگا رنگ مزاج کو اپنی آزاد طبیعت کے لیے جمہوریت ہی پسند تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ غیر متنازع الیکشن کروائے۔ ریاست بنیادی طور پر ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک مسلح، جاندار اور طاقتور قوت نافذہ سے وجود میں آتا ہے۔ یہ قوت نافذہ اگر بادشاہت کا نفاذ چاہے تو کسی بادشاہ کی آمریت قائم ہوتی ہے، اگر یہ کمیونزم نافذ کرنا چاہے تو مزدور کی آمریت، اور اگر یہی قوت ملک میں جمہوریت کا نفاذ چاہے تو وہاں اکثریت کی آمریت نافذ ہوتی ہے۔ عوام کے چاہنے یا نہ چاہنے کی کوئی حیثیت نہیں۔